ओके, हेलो लर्नर्स। आज मैं आपको इंटरेक्ट करवा रहा हूँ जयेश रैकवार से। इनकी खास बात यह है कि ये अभी फाइनल ईयर में है और इनकी डबल डिजिट रैंक गेट 2024 में आई हुई है, 36 रैंक इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एआईआर। तो चलिए इंटरेक्शन करते हैं जयेश के साथ और पता करते हैं कि फाइनल ईयर में ये इतना अच्छा रैंक लेके कैसे आए हैं। बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन ये रहेगा। हार्डली 10 मिनट का इंटरेक्शन मैं उनसे करूंगा, लेकिन जो भी लर्नर्स है, जो अभी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को सीखने बहुत कुछ मिलेगा इनसे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो जय, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, सबसे पहले तो मुझे बधाई देनी चाहिए आपको कि इतना अच्छा रैंक लेके आए हैं आप AIR 36 इन गेट 2024 इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच। आप बताइए कि ये रैंक लाने के बाद आपको फील कैसा हो रहा है? सर सबसे पहले तो ये ऐसा है कि ड्रीम कम्स ट्रू। क्योंकि सर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब थ्री डिजिट रैंक डायरेक्टली जो है टू डिजिट रैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ हाँ। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आप क्योंकि आपने 2 बार गेट दिया है, एक 2023 में, एक 2024 में। 2023 में जब आपने गेट दिया तो आप प्री फाइनल ईयर में थे। 24 में जब आपने गेट दिया तो आप फाइनल ईयर में थे। तो आप कॉलेज के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि वो कॉलेज के साथ एक अच्छी रैंक लेके आए गेट में, तो कॉलेज के साथ आप अपनी पढ़ाई को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं और कॉलेज में क्या ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप गेट की पढ़ाई कर सके? सर मैं बिलोंग करता हूँ एक प्राइवेट कॉलेज से, बड एरिया ग्लोबल नेचर केयर, जो कि जबलपुर में है। सर हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम सर प्लेसमेंट पे फोकस रहता है, लेकिन सर जो हमारे एचओडी सर हैं हम्म। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को गेट करने के लिए। तो सर मैंने भी प्लान शुरुआत में वहाँ से नहीं किया था, लेकिन सर थर्ड ईयर आते आते सर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को गेट के लिए प्रिपरेशन करनी है। ओके। तो कौन सी ऐसी चीज़ है थर्ड ईयर में, चलो आपके कॉलेज के एचओडीज और फैकल्टीज हो सकता है आपको गेट के डायरेक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए बोलते होंगे, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से आपने शुरुआत की अपने गेट की प्रिपरेशन की? ऐसा कौन सा मोटिवेशन आपको मिला? सर सेकेंड ईयर में मैं यूट्यूब की वीडियोस से देखा करता था सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए। हम्म तो काफ़ी मेरे कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हुए, जो कि गेट की वीडियोस डली रहती थी। हम्म। तो फिफ्थ सेमेस्टर के आते आते मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरे को गेट में अपीयर होना है। और इवन इफ आई कैन नॉट सिक्योर 100,000 रैंक, मेरे को एक अच्छी रिस्पेक्टेबल रैंक को सिक्योर करना है। अच्छा, मतलब यूट्यूब के वीडियो से आपने अपने गेट का प्रिपरेशन चालू किया। जी सर। तो जब आप थर्ड ईयर में आए तो थर्ड ईयर में आप क्या यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे थे कि क्या आपने कोई कोर्स लेके रखा हुआ था? नो सर, एक्चुअली क्या, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लैक के कारण मैंने एक सब्सक्रिप्शन बाय कर लिया था अन अकेडमी का सर, और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन वहीं से की थी। अच्छा, तो ये जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, और अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन में तो पूरे सब्जेक्ट्स, पूरे कोर्स होते हैं, तो क्या आपने थर्ड ईयर में जब आपने गेट दिया था तो क्या आपने सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करके गेट दिया था कि कुछ सब्जेक्ट्स आपका आपने लीव कर दिया था और गेट दिया था? क्योंकि आपकी थर्ड ईयर में रैंक मुझे जो दिख रही है वो 820 है। तो ये 820 रैंक के पीछे क्या राज है? सर एक्चुअली मैंने फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट किया था एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई। हम्म। तो सिर्फ 4.5 मंथ से मेरे पास सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए, इसलिए सर मैंने डिसाइड किया था कि सिर्फ 7 सब्जेक्ट से अपियर होऊंगा। हम्म। जिसमें मेरा कोर सब्जेक्ट था सिर्फ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कम्युनिकेशन बस। ओके। तो आपने कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो लीव कर दिए थे? आपने क्या सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे? नो सर, मैंने ईडीसी, ईएमएफटी एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट पूरा लीव कर दिया था। अच्छा, तो मैं ये बोलूँगा कि आपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, जो कि ECEE में कॉमन सब्जेक्ट्स है, उन्हीं सब्जेक्ट्स के बलबूते आपने इस साल का गेट दिया था 2023 का। तो आपकी जो प्रिपरेशन है, जो कि आपने फिफ्थ सेमेस्टर में स्टार्ट किया था, उस प्रिपरेशन में जब आप कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते थे तो आपका डेली रूटीन क्या होता था? किस तरीके से आप उसका अपनी पढ़ाई को एग्जीक्यूट करते थे? सर एक्चुअली एक एडवांटेज प्राइवेट कॉलेज में ये था कि अटेंडेंस का इश्यू नहीं होता था, तो सर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम होम पे रह के ऑनलाइन कोचिंग अटेंड करता था। ओके। सर मेरा शेड्यूल रहता था 8 से लेके 12 तक। हम्म फिर उसके बाद 1 and 1.5 आवर का ब्रेक। हम्म देन अगेन फ्रॉम 3 to 8 अगेन। हम्म। एंड देन एट नाइट फ्रॉम 12 to 2। अच्छा, तो आपकी ये पहले से प्लानिंग थी कि आप जो कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो तीनों सब्जेक्ट छोड़ देंगे अपने गेट एग्जाम के लिए 2023 में? नो सर, एक्चुअली ये जर्नी जब मेरी चालू हुई थी तब मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था। लेकिन सर लैक ऑफ टाइम के कारण पता चला कि नहीं, कोर सब्जेक्ट्स को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना मैं बेसिक सब्जेक्ट्स को भी फोकस नहीं कर पाऊंगा।
तो आपकी प्लानिंग ऐसी रहेगी कि पहले आप कॉमन सब्जेक्ट्स को करेंगे फिर कोर को करेंगे, तो कोर टाइम लैग की वजह से या फिर टाइम कब करने की पढ़ने की वजह से आपने छोड़ दिया? हाँ जी सर, पहले मैंने बेसिक सब्जेक्ट पे फोकस किया था। तो आप जब गेट 2023 दिए थे तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद आपने क्या टेस्ट के लिए, जो हमारा मॉक टेस्ट होता है और जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, इसके लिए टाइम आपने निकाल लिया था क्या? जी सर, लास्ट 15 डेज में मैनेज हो गया था शॉर्ट नोट्स प्लस मॉक टेस्ट सीरीज। हाँ हाँ। उसमें मैंने 12 मॉक दिए थे। मतलब 2023 के प्रिपरेशन के पहले आपने, एग्जाम के पहले आपने 12 मॉक दिए थे। जी सर। तो वो जो 12 मॉक है वो आपके कॉन्फिडेंस जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें बरकरार रखे थे, मतलब उसमें आपकी मार्क्स अच्छे आते थे वो मॉक में? नो सर, एक्चुअली आई कैन सिक्योर ओनली 35 to 45 मार्क्स, जस्ट बिकॉज 23 का पेपर थोड़ा सा लीनियंट था, इसलिए मैंने काफी अच्छा स्कोर कर लिया था उस समय। अच्छा। तो इस समय जो आपका रैंक आया था 820, उसमें भी आप कहीं पे मतलब एडमिशन के लिए फाइनल ईयर पास आउट होने के बाद ट्राई कर सकते थे, फिर आपने फिर से गेट देने का फैसला किस लिए किया? कौन सी आपको रैंक चाहिए थी जिसकी वजह से आपने फिर से मोटिवेट होके गेट दिया? सर जब सबने बोला कि सर 820 रैंक आप थर्ड ईयर में सिक्योर कर सकते हो, सो व्हाई डोंट यू गो फॉर पीएसयू सर, इसलिए मैंने माइंड सेट कर लिया था कि अब पीएसयू के लिए ट्राई करना है। अच्छा। तो अब जब सेकेंड टाइम प्रिपरेशन किए तो आपने कॉमन सब्जेक्ट से स्टार्ट किया या फिर आपने जो कोर सब्जेक्ट ईडीसी, एनालॉग कम्युनिकेशन और ईएमएफटी जो आपने छोड़ दिया था, उन तीनों सब्जेक्ट से आपने रीस्टार्ट किया अपनी पढ़ाई? नो सर, मैंने कोर सब्जेक्ट्स को ही टच किया था सबसे पहले, ईडीसी, एमएफटी एंड देन कंप्लीट कम्युनिकेशन विद द वर्कबुक्स। ओके, मतलब ये सारी सब्जेक्ट्स को आपने पहले किया। तो ये कौन सा जी मंथ था जब आपने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपना? सर, आफ्टर कंप्लीटिंग माय 6 सेमेस्टर एग्जाम्स। मतलब जून जुलाई का समय था? नो सर, आफ्टर इन मे। मई के समय आपने, मई के मंथ में आपने स्टार्ट कर दिया अपना फिर से प्रिपरेशन। तो अब जी सर। आपके प्रिपरेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता था? वो जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि आपने कॉमन सब्जेक्ट का रिवीजन किया कि कॉमन सब्जेक्ट का आपने टेस्ट दिया, या कॉमन सब्जेक्ट के आपने कुछ नोट्स बना के रखे हुए थे, या फिर उसके शॉर्ट नोट्स से आपने उसके टेस्ट में अपेयर हुए? अब कॉमन सब्जेक्ट के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे? मैं तो ये समझ गया कि आप जो कोर सब्जेक्ट है उसको पढ़े होंगे पूरी तरीके से, फिर उसका टेस्ट दिए होंगे, जैसे कॉमन सब्जेक्ट का आपने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था। तो अब कॉमन सब्जेक्ट के लिए आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था? सर सिंपल था, कॉमन सब्जेक्ट्स का मैं फुल नोट से रिवीजन करता था, और फुल नोट के साथ ही साथ मैं शॉर्ट नोट्स को क्रिएट करते जाता था सब्जेक्ट वाइज। और जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता था उसकी कंप्लीट वर्कबुक सॉल्व करता था, हम्म प्लस 4 मॉक टेस्ट लगाता था जो कि 30 मार्क्स के थे, हम्म। प्लस 1 मॉक टेस्ट लगाता था जो 50 मार्क्स के थे, और ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए करता था। अच्छा। तो आपका जो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपने खुद से बनाया था कि कहीं पे आपने फॉलो किया था, या कोई टॉप रैंकर्स के वीडियोस में आपने देखा था कि आपने ये स्ट्रेटेजी अपनाई? नो सर, एक्चुअली जब भी मेरे को कोई डेफिशिएंसी फील होती थी, तो मैं चीज़ों को बस प्रैक्टिस करता था, तो सर अपने आप ही क्रिएट हो गया सर। अच्छा। और अब मैं बात करूँ, वो जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो तो आपके प्रिपेयर्ड थे ही, कोर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कौन से मंथ में एंड हुआ आपका? सर एक्चुअली एक ईडीसी सब्जेक्ट था, सर वो बाद में मैंने किया था एट दी जुलाई एंड अगस्त। एंड अच्छा। ईएमएफटी को मैंने मार्च और अप्रैल में कंप्लीट कर लिया था इन 2 मंथ्स। तो सर मैंने काफ़ी टाइम दिया था ईडीसी प्लस ईएमएफटी में, क्योंकि मेरे को पता था वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट्स हैं। हम्म। तो कौन से फैकल्टी को फॉलो कर रहे थे उस समय? सर ईडीसी के लिए आपको फॉलो किया था, और सर ईएमएफटी के लिए सोनल सर को। अच्छा। तो आपने जब ये प्रिपरेशन एंड किया वो मंथ नवंबर का था, मेरा पूछना जी, जो। कह सकते हैं। तो नवंबर नवंबर। के मंथ के बाद आगे का एग्जीक्यूशन आपने सारे सब्जेक्ट्स को लेके कैसे किए? हाँ सर, नवंबर के बाद 7 सेमेस्टर को एग्जाम्स के बाद हाँ मैंने सारे फुल नोट्स को उठाया, उनको सिर्फ एक बार विजिट कर लिया, सिर्फ एक बार रीड कर लिया जो हाँ। भी उनमें क्वेश्चंस है। हम्म। फिर शॉर्ट नोट्स को एक बार पढ़ लिया, और उसके बाद जो पैरामाउंट्स थी मेरे फ्रेंड ने प्रोवाइड किया था मेरे को, हाँ तो हाँ। उनको सारी सॉल्व कर दिया। तो सर इन द 1 ऑफ जनवरी मैंने सारे सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट कर लिए थे शॉर्ट नोट्स के साथ, हाँ। और सब मेरे को सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी थी उसके बाद। कितने टेस्ट आपने दिए फिर? मॉक टेस्ट की बात करें या फिर आप बात करें टॉपिक वाइज टेस्ट, इन सब को ऐड करके आप बता सकते हैं आपने कितने टेस्ट दिए होंगे? सर ऑल ओवर द ईयर सब्जेक्ट वाइज मैंने अप्रोक्स 40 टेस्ट दिए होंगे, हाँ हाँ। और 30 मॉक टेस्ट दिए होंगे जो सिर्फ लास्ट मंथ में थे। अच्छा। तो इतने मॉक टेस्ट देने के बाद आपको ये फीलिंग आ गई थी कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है इस साल? जी सर, मेरा क्लियर था कि मेरे को 100 रैंक सिक्योर करनी ही है।
नहीं, ये तो आपका विजन था। जी आपका सर। कॉन्फिडेंस क्या था? आपका इतने टेस्ट देने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद, आपका इनर कॉन्फिडेंस आपको क्या बोल रहा था कि आ जाएगा बहुत अच्छा रैंक? इनर कॉन्फिडेंस भी यही था कि आ जाएगा सर, क्योंकि मेरी रैंक जो मेंटेन रहती थी मॉक टेस्ट में वो 1 to 5 के बीच में रहती थी आराम से। अच्छा, जो मॉक टेस्ट में आपकी जो रैंकिंग रहती थी ऑल इंडिया लेवल पे, वो 1 से 5 के बीच में रहती थी। मतलब इस जी लेवल पे तो आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपका। अब हम बात करते हैं कि पेपर के दिन जब आपने टेस्ट पे एग्जाम का पेपर देखा, तो आपने जो मॉक टेस्ट में कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि मैं ऐसा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन को पहले बनाऊंगा, 1 नंबर का, ऐसा कोई मेंटल प्रिपरेशन आपने कर रखा था क्या पहले से? जी सर, जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था तो 1.5 आवर में मेरा टारगेट रहता था कि फुल 65 क्वेश्चंस पे विजिट कर लूँ। लेकिन सर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ 23 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया था, और इवन 65 क्वेश्चन को विजिट जरूर कर लिया था, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस काफी कम थे। और इससे मेरे को ये भी एहसास हो गया था कि 24 का पेपर काफी टफ होगा, क्योंकि मैं कई क्वेश्चंस को लेफ्ट आउट करते चला गया था। मैंने 1 मार्क्स वाले काफी कम अटेम्प्ट किए थे और 2 मार्क्स वाले अप्रॉक्स 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उस दिन। अच्छा, तो अब तो आपकी रैंक आ गई है। अगर मैं कुछ चीज़ें स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट में पूछ दूं, वो ये कि सबसे पहले ये जो शॉर्ट नोट्स है, इसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? सर सबसे अच्छा ये है कि जब आप पढ़ते रहते हैं तब नहीं क्रिएट करना चाहिए। जब सबसे पहली बार पढ़ेंगे आप सब्जेक्ट, हम्म। तो आप उनको लेफ्ट आउट कर दीजिए शॉर्ट नोट्स को, सिर्फ आप रिवाइज कीजिए फुल नोट से, वर्कबुक लगाइए। हम्म। और जब आपके सारे सब्जेक्ट्स एंड हो जाते हैं तब आप एक बार फुल नोट्स उठाइए, उसको रीड आउट कीजिए और बाय हैंड वहीं पे आप शॉर्ट नोट्स को क्रिएट कर लीजिए। मतलब फर्स्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स बन नहीं सकता एक्चुअली में। हाँ जी सर, आप फिर टाइम वेस्ट कर देंगे वहां पे। शॉर्ट नोट्स तो तभी बन सकता है जब आपको सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हो गया है, आपने 1 2 टेस्ट दे दिया है, आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे नॉन इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स को बनाना चाहिए। बिल्कुल सर। अब हम ये पूछें कि हमारे पास एक शॉर्ट नोट्स है, एक लॉन्ग नोट्स है। अगर हमको रिवीजन करने की प्लानिंग करनी है तो किस पर्टिकुलर नोट से करनी चाहिए? सर अगर आपके पास पूरा 1 मंथ है और आपने सब्जेक्ट्स खत्म कर लिए हैं, तब आप एक बार सोच सकते हैं कि अपन फुल नोट्स उठा सके। लेकिन इफ यू आर हैविंग 1 वीक और 2 वीक देन गो फॉर शॉर्ट नोट्स। मतलब लास्ट के कुछ हफ्ते में हमको शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं, लॉन्ग नोट्स नहीं काम आते। बिल्कुल सर। दूसरी बात ये कि आपके केस में तो ऐसा था कि आप कॉलेज नहीं जाते थे, या फिर कॉलेज में अटेंडेंस का इंपॉर्टेंस उतना नहीं था, या किसी तरह आप मैनेज करते थे। यस सर। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल होता है कि कॉलेज के साथ साथ वो गेट का प्रिपरेशन करे, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? सर उनके लिए यही कहना है कि आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी मुश्किल हो जाता है अटेंडेंस को मेंटेन करना। मतलब जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा आपका, मतलब गेट के जी प्रिपरेशन में आपका ये कहना है कि समय लगता है, तो जितना बिल्कुल सर। ज़्यादा आप समय देंगे उतना अच्छा है। अगर सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड ईयर में स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे नेटवर्क, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा ईडीसी सब्जेक्ट भी सेकेंड ईयर में स्टार्ट हो जाता है। जी सर। अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन ये है कि ये जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते थे प्रिपरेशन का। नो सर, एक्चुअली क्या है सर, क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे लेवल डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सिक्योर कर सकते हैं रैंक। हम्म। और इस बार 24 का कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं बिल्कुल भी कभी टच नहीं किया था। तो सर ये जो रैंक आया वो सेटिस्फैक्टरी है। ओके, मतलब आपके लिए वो सेटिस्फेक्शन लेवल है कि हाँ, मेरे को इस रैंक में मैं सेटिस्फाई हूँ कि मुझे इतना आना चाहिए था, आ गया है। जी सर। अगर मैं बात करूँ कि जब आप फाइनल ईयर में थे और आप अपना प्रिपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो बीच में आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी आया होगा। जी सर। तो वो जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, उस समय क्या आपका प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ था हाँ जी कि वो सर, थोड़ा मैनेजेबल? केयरलेसनेस हो गई थी, तो मैंने 1.5 मंथ थोड़ा सा चला गया था, क्योंकि मैं सेमेस्टर के समय कभी भी गेट को टच नहीं करता था। इवन इन फिफ्थ सेमेस्टर जो 23 का अटेम्प्ट था, उस समय में सिर्फ मैंने सेमेस्टर क्लियर किया था और गेट को टच नहीं किया था। क्वेश्चन ये है कि क्या उस समय जो आपने लैग किया, मतलब कंसेप्ट, क्योंकि 1 महीना तक आपका एग्ज़ाम चला होगा, तो क्या ऐसा दोबारा उठाने के बाद ये फीलिंग आई कि कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ, या फिर कुछ चीज़ें मेरे दिमाग से हट गई है, ऐसा? हाँ जी सर, काफी कंसेप्ट मैं भूल गया था, तो मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ फुल नोट्स उठाया था और पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक एक बार रिविजिट कर लिया था विद क्वेश्चंस। लेकिन मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मेरे को लगा कि वो टाइम काफी कंज्यूम कर जाएगा, इसलिए सिर्फ विजिट किया था। अच्छा, तो मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सिर्फ आपको ये करना है कि आपके पास जो नोट्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, आपका फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, आपके दिमाग में सारी चीज़ें वापस से आ जाएंगी।
तो लास्ट एक क्वेश्चन कि आप स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उनको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा रैंक फाइनली ला सके? सर मोस्ट इम्पोर्टेंट यही रहता है गेट की प्रिपरेशन में कि आपको कंसिस्टेंटली इसको रोज पढ़ना है, भले आप 3 आवर्स पढ़े 2 आवर्स पढ़े, लेकिन आपकी कंटिन्यू की अगर ब्रेक होती है और अगर कोई वैलिड रीजन है तब ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं पे भी केयरलेसनेस दिखाएंगे तो वो एट द एंड आपको हैम्पर जरूर करेगा फाइनल रिजल्ट्स में। मतलब कंसिस्टेंसी इज द की। यस सर। आपको कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क करना है, अपने नोट्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है और कभी भी हार नहीं मानना है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जयेश कि आपका प्लानिंग क्या है? बहुत अच्छी रैंक तो आपकी आ गई है, एमटेक करना है या फिर आपको हायर स्टडीज़ में जाना है? सर पहले कुछ साल तो यही लगा था कि सर एमटेक इज द बेस्ट ऑप्शन, हम्म। बट आफ्टर गेटिंग 820 रैंक आई हैव नाउ मेड माई माइंड टू जॉइन द पीएसयू। 36 रैंक। यस सर। ठीक है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप पीएसयू ज्वाइन करें, करियर को बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट पे लेके जाएं। जो स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट जिस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी मेरा ये सलाह है कि आप भी अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे आप ड्रॉपर हैं या फिर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर प्री फाइनल ईयर में हैं। जैसे जयेश ने अपना थर्ड सेमेस्टर में ही मूड बना लिया था कि वो गेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, जिसका रिजल्ट आज ये है कि वो 36 रैंक लेके आए हैं। तो आप भी जितना अर्ली प्रिपरेशन का प्लान कर लेंगे उतने अच्छे से, क्योंकि सब्जेक्ट्स काफ़ी लेंदी हैं। जयेश ने बताया ईडीसी, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, इसमें टाइम लगता है। तो इन लेंदी सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए आपको भी टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना अर्ली स्टार्ट आप करेंगे उतना अच्छे से आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के दौरान आपको सारे सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स जानने पड़ेंगे, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसका रिवीजन करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इन सब के एग्जीक्यूशन में समय लगता है। अनअकैडमी चैनल पे, जिस चैनल पे मैं हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज प्लस और आइकॉनिक नाम से है। आप उन कोर्स के लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। वहाँ पे जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अपनी पढ़ाई जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे आप भी जयेश की तरह बहुत अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं। थैंक यू जयेश। थैंक यू वेरी मच सर। Unacademy. Let's crack it.